एवरीवन, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। आ गए हम वापस एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीयूईटी 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज को चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये चैप्टर आप सभी ने अपनी क्लास 12th में पढ़ रखा है, बस हमें इसे एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, तो पहले वो जान लेते हैं। The principles of management are defined as a broad and general guidelines that serves as the basis for the managerial actions and decision making. Principles of guidelines एक ऐसा हम कह सकते हैं, डिफाइन करते हैं, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें हमारे जितने भी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है या उनकी जनरल गाइडलाइंस हैं, वो हमें हमारे एक्शंस जो भी हम हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड लेते हैं उनमें हेल्प करती हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली अब हम उसके नेचर की बात करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला नेचर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स एंड ऑल साइजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, दिस प्रिंसिपल नीड्स टू बी अप्लाइड विद मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ द गिवन सिचुएशन सो एज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो हर टाइप, हर साइज की ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू ऑल टाइप्स एंड ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट हमें उन्हें थोड़े मॉडिफिकेशन, थोड़े चेंजेस के साथ अप्लाई करना होता है। हमारी बिजनेस में क्या ऐसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी है उन्हें थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करना होता है, इसीलिए वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी उन्हें कहा गया है। सेकंड है हमारा जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम्स। दिस इज बिकॉज द रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर as they are dependent on a large number of factors. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना, वो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता आपकी किसी भी प्रॉब्लम का, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजमेंट है ना, वो हमारे ह्यूमन्स रन करता है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स, और उन सबका जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है, वो बहुत अलग होता है एक दूसरे से। इसीलिए वो बहुत, हम कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होते हैं नेचर में जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी हमें बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सोचना होता है, इसीलिए उसे जनरल गाइडलाइन कहा गया है। थर्ड है हमारा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। The principles of management are formulated by the experts through the observation, personal experiences and repeated experimentations. जितने भी हमारे principles of management है, ये कोई इन्हें जो बनाया गया है, ये उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ी थोड़ी चीजें ऑब्जर्व करके, और क्या कहा गया है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस जो होती हैं उनके थ्रू ये तैयार किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज और मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, योर नीड्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट राइट प्रिस्क्रिप्शन व्हिच have to be followed absolutely. They are flexible in nature and can be modified by the manager according to the needs of the situation. जो हमने पहले बात की थी हमारे universal applicability में, कि principles of management have to be modified or changed according to the needs of the situation. वो एकदम सटीक नहीं होते हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। फिर आता है हमारा मेनली बिहेवियर। The principles of management aim at influencing behavior of human beings in a desired manner. क्या कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एक डिजायर्ड मैनर में, ताकि उनका काम हो जाए। They tend to mold the attitude, outlook or motivation level of the employees. वो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका एटीट्यूड लेवल, उनका हमारा मोटिवेशन, उनका आउटलुक अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। तो दैट्स व्हाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली बिहेवियर है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? The principles of management highlights the cause and effect relationship between various factors. It guides the managers about the strategies that should be adopted to ensure effective and efficient management of an organization. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हाईलाइट करता है।
कुछ एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट गाइड द मैनेजर, ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं उनकी स्ट्रेटेजीज को लेकर, ताकि जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या जो उनका टास्क है वो उसे बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में पूरा कर सके। मूविंग ऑनवर्ड्स, कंटिंजेंट हमारा लास्ट नेचर। कंटिंजेंट क्या होता है? द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन at a particular point of time. Therefore, in order to achieve the desired result, the application of results have to be changed as per the need of the situation. वही बात है कि हमें हमारी सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल जो है उसको बदलना है, उसको मोल्ड करना है, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। ओके, फिर आते हैं हम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारी पहली इंपॉर्टेंस इन्होंने कही गई है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। The principles of management provide the managers with useful insights into the real work situations and promote managerial efficiency. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो हमारे मैनेजर्स को एक रियलिटी का आउटलुक देते हैं, उसको इंसाइट देते हैं, और फिर वो उनको मैनेजर जो टास्क है या मैनेजर जो एफिशिएंसी है उसके थ्रू काम होता है। फिर सेकंड क्या कहा है? optimum utilization of resources and effective administration. The understanding of principles of management enables the managers to be equipped with the necessary competence so as to make all their actions and decisions cost effective. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या करती है? वो मैनेजर्स को इनेबल करती है कि वो अपने सारे एक्शंस बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि हमारे पास जितने भी ह्यूमन या मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन्हें पूरी तरीके से यूज करना, ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट enables an objective assessment of the managerial situation or problem in hand. As a result, it enables the managers to undertake scientific decisions based on logic rather than wishful thinking or guesswork. जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो साइंटिफिक डिसीजंस हैं। तो ये कोई विशफुल थिंकिंग अपनी मर्जी से बने हुए प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटली, बहुत ही लॉजिकली बने हुए प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट इट enables द मैनेजर्स, ये मैनेजर्स को इनेबल करता है कि वो बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर डिसीजंस ले। फिर हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। हम सब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से काम करती है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, दे आर नॉट वेरी रफ एंड टफ काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। हम उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है? द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर एंड द यूटिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस। व्हाट दे आर सेइंग कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट in the form of general guidelines. We can mold them. At the same time, they are also flexible in nature. फिर है हमारा fulfilling social responsibility. The knowledge of principles of management seeks to develop a sense of responsiveness among them towards various kind of social responsibilities and interest groups, be it consumers, employees, etc. जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करते हैं, चाहे फिर वो उनके कस्टमर्स के थ्रू हो, उनकी एम्प्लॉयज की तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हो, वो अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। Management training, education and research. The principles of management are the fundamentals to the management theory and practice. Also, the various research initiatives undertaken in the field of management
आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको एक प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही उनको वेरीफाई किया गया है। तो जितने भी वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस फील्ड में लिए गए हैं वो सब इन प्रिंसिपल्स के बेस पर ही लिए गए हैं। Our next topic is concept of scientific management. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था वो पढ़ते हैं अब हम। In order to provide a systematic approach to the workers in a factory, Taylor formulated the theory of scientific management. Frederick Winslow Taylor, important thing, person was also known as the father of scientific management. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, who is the father of scientific management? तो अगर ये क्वेश्चन आपके CUET 2024 के पेपर में आता है, who is the father of scientific management, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। According to Taylor, scientific management means knowing exactly what you want man to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. क्या कह रहे हैं? टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो, एक इंसान क्या काम करे, एंड सीइंग, और फिर देखना कि वो पर्सन उस काम को एकदम बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहा है, उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। Principles of scientific management, basically there are 4 principles of scientific management. पहला आता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस रूल फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब मैटर। Taylor believed that even a small activity like loading paper sheets into boxcars can be planned scientifically. This will save time and also human energy. This decision should be based on scientific analysis and cause and effect relationships rather than rule of thumb, where the decision is taken according to the manager's personal judgment. क्या कहना चाह रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कि हमारी हर एक एक्टिविटी साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए ताकि वो हमारा समय बचाए, हमारी एनर्जी बचाए, हमारे रिसोर्सेज बचाए। और ऐसा क्यों? अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको सेव करने के लिए उन्होंने कहा है एक छोटे से छोटा काम, चाहे वो हमारे बॉक्सेस को कार्स में लोड करना ही क्यों ना हो, वो भी हमारा प्री प्लान होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब होना चाहिए। फिर सेकंड है हमारा, इसमें हम जो भी करते हैं वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। इन सब पर जितने भी प्रिंसिपल्स अब आगे आएंगे, अब पढ़ा रही हूँ, इन सब पर बहुत केस स्टडीज आई हैं, आती हैं, तो इन सबको आप ध्यान से पढ़ें। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर इंडिकेटेड एंड बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट शुड बी कॉर्डियल एंड कंप्लीटली हार्मोनियस। टेलर का मानना है कि जो भी रिलेशनशिप है ना मैनेजर्स और उनके वर्कर्स के बीच में, वो बहुत ही हार्मोनियस, बहुत ही ईजी गोइंग होनी है और बहुत ही कोऑपरेटिव होनी चाहिए। It's not like boss and employee kind of energy, it's must like a family kind of energy. So difference between the two will never be beneficial to either side. Management and workers should acknowledge each other and understand each other's importance. Taylor also suggested the mental revolution for both management and workers to achieve the total harmony. Now what is this word mental revolution means? तो वो क्या कहना चाह रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन से? पहले तो ये कहना चाह रहा है कि
दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव होगा मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, वो दोनों में से किसी भी साइड के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों, चाहे वो मैनेजर हो या चाहे वो एम्प्लॉय हो, दोनों के आउटलुक, दोनों के मेंटल आउटलुक में एक चेंज होना बहुत जरूरी है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन हम उसी को कहते हैं कि चेंज इन दी बिहेवियर ऑफ बोथ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को देखने के नजरिए में उनका चेंज आना, एक पॉजिटिव चेंज आना। तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क विद full participation and cooperation. The aim of both should be to improve organizational performance and boost the profits of the organization. Mental revolution demands a complete change in the outlook of both the workers and management. Both should have a sense of togetherness. दोनों के आउटलुक में चेंज होना चाहिए, चाहे वो वर्कर हो या मैनेजमेंट हो, तभी हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएंगे। फिर है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से काफी सिमिलर है। क्या है? And believes in mutual collaboration between workers and the management. Managers and workers should have mutual cooperation and confidence. What it is saying कि managers और workers के बीच में mutual cooperation और confidence होना चाहिए and a sense of goodwill. The main purpose is to substitute any internal competition and cooperation. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये कहना चाह रहा है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें काम करना है, एज एन इंडिविजुअल नहीं। हमें अपने इंडिविजुअल गोल से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रखकर काम करना है। कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, बट हम एज एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लेवल भी डेवलप होने चाहिए, हमारी स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिलाइज ऑन द एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। जो भी हमारी कंपनी की इफेक्टिवनेस है, उसका जो टारगेट अचीव होगा, वो तभी तो अचीव होगा जब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली वर्क करेंगे, उनका स्किल सेट बहुत अच्छा होगा। तो thus implementing training and learning best practices in technology is the scientific approach to brush up the employee skill. इसमें यही कहा गया है कि हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और वो बेस्ट तरीके से लर्न करें, नई नई टेक्नोलॉजी लर्न करें, ताकि उनका भी स्किल सेट बढ़े और वो ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करे। To assure that training is given to the right employee, the right steps should be taken at the time of selection and recruiting and candidates based on a scientific selection. हमें जो हमारे एम्प्लॉयज या कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं वो प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन के प्रोसेस पर सेलेक्ट करने हैं, ताकि हम एकदम राइट एम्प्लॉय चुने राइट टास्क के लिए।